हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, उपेंद्र सिंह की बुक के जो हम पहले चैप्टर कर रहे थे, इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर था उसको कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो कैसे चेंज होती हुई आ रही हैं। तो उसी की डायरेक्शन में एक टॉपिक को और जानते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्टोरी की फॉर्मेट में लगातार 3-4 पेजों का एक ये टॉपिक है। अब देखने से तो एक कॉमन टॉपिक एक ही लगता है कि आप चेंजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री को एक रिदम में पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो पैराग्राफ्स हैं, अलग अलग जो पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी की जो रिदम है वो भी चेंज होती हुई आपको देखने को मिलती है। इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करते हैं कि और कैसे अर्ली इंडियन हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से चेंज होती आई है। उनको ऐसी क्या नई चीज़ें मिली हैं कि उनका जो दिमाग है हिस्ट्री को लेकर, प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर, वो चेंज होता हुआ चला है। देखो, इस चीज़ को डिनाई नहीं करा जा सकता कि जैसे जैसे वक्त ज़माना आगे बढ़ा है तो आर्कियोलॉजिकल डेटा हिस्टोरियंस के हाथ जो लगता हुआ है उसके अंदर भी हमें एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ और वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ देखने को हमें मिली है। यानी कि अगर आर्कियोलॉजिकल डेटा अगर इतने थे आज से 50 साल पहले, तो अब हिस्टोरियंस के पास लगभग उनका वॉल्यूम जो साइज़ है वो इतना हो गया 2024 तक आते आते। अब अगर वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ हुई है, आर्कियोलॉजिकल डेटा नए नए डिस्कवर हुए हैं, तो हिस्टोरियंस का ऑब्वियस सी बात है जो दिमाग है वो ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि उनको और ज़्यादा फैक्ट्स मिलेंगे, और ज़्यादा फाइंडिंग्स मिलेंगी, और ज़्यादा एविडेंसेस मिलेंगे। तो ये भी हो सकता है कि पास्ट में अगर वो कोई चीज़ कंक्लूड कर चुके हो हिस्टोरियंस, आज से 40, 50, 35 साल पहले, 100 साल पहले जो हिस्टोरियंस थे, अगर पास्ट में वो कोई चीज़ कंक्लूड कर चुके हो तो नए फैक्ट्स, फाइंडिंग्स और नए प्रकार के एविडेंसेस के मिलने की वजह से, ये सारी चीज़ें जो न्यू मिलती हुई चली आ रही है उनको, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनकी जो कंक्लूजन है वो भी चेंज हो जाए। ठीक है, नई चीज़ें सामने आएंगी तो ऑब्वियस ही बात है पर्सन का जो कंक्लूजन है, जो ओपिनियन है, वो भी चेंज हो जाएगा। कुछ नई चीज़ मिलेगी, जैसे मतलब मान लो आपने पूरम दलाल भैया की बुक में जो हरप्पन सिविलाइजेशन को जो चैप्टर पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जब वो चैप्टर खत्म होता है तो एंड में एक फैक्ट फाइल आपको दे रखी है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो आईआईटी है खड़गपुर, उसकी फाइंडिंग में हमें यह बताया गया कि अमंग्स द 3 कंटेम्प्ररी मेजर सिविलाइजेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक आपका आईवीसी है जिसको आप हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सबसे पुराना हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो माना गया है। तो आर्कियोलॉजिकल डेटा जैसे जैसे ग्रोथ में, वॉल्यूम में बढ़ता रहता है, उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइंडिंग्स मिलती रहती हैं, तो हिस्टोरियंस का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इसके अलावा हिस्टोरियंस ने रिसेंटली साइंटिफिक टेक्निक्स भी यूज़ करना शुरू करी हैं आर्कियोलॉजी की फील्ड में। जैसे मान लो कोई एक प्राचीन चीज़ मिली, एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एनग्रेविंग्स थी। वैसे तो ऐसे किसी चीज़ का सर्वाइव होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ इनग्रेविंग्स थी, या ये किसी ना किसी एक पॉट वगैरह में, किसी चीज़ में कैसे ना कैसे करके ये एक टुकड़ा प्रिजर्व होकर रह गया। अब अभी तक जो किसी एक एरा को समझा जाता था ये इतना पुराना है, तो मान लो कि वो इस लकड़ी का जो हमें एक टुकड़ा मिला उसके कार्बन डेटिंग मेथड के बेसिस पर जाना जाता होगा, जिसको हम कहते हैं CH14 मेथड या C14 मेथड, है ना।
अब अगर इससे भी पुराना अगर हमें कोई चीज़ मिल गया उस सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ, उस एरा से जुड़ा हुआ, जो कि एक पॉट है, एक मटका, एक घड़ा है, और इसकी जो डेट है वो इससे भी ज़्यादा पुरानी है, वो और प्री एरा में जा रही है इसकी डेट, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि अभी तक जो हम इस ज़माने की सिविलाइजेशन की जो डेट को कंसिडर करते थे ये उससे भी पुराना है। तो ये पता कैसे लगाया जा सकता है? साइंटिफिक टेक्निक से। ठीक है, इसने भी हिस्टोरियंस की अंडरस्टैंडिंग को और हिस्टोरियंस के थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म करा है रिसेंट ईयर्स में, कि हम कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को समझते हैं। साइंटिफिक टेक्निक्स की दिशा में आगे बढ़ते हुए अगर हिस्टोरियंस को यह पता लगाना था, या हमें यह पता लगाना है कि हमारा जो डीएनए है क्या वो दुनिया में किसी और के साथ मेलजोल खाता है, क्या एशियंस की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या उनकी जो रेशियल प्रोफाइल्स हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोगों के साथ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। इसके लिए एक स्टडी या फिर एक साइंटिफिक टेक्निक बड़ी कारगर साबित हुई हिस्टोरियंस के लिए, विच वॉज जीनोम एनालिसिस। अब दोस्तों जीनोम क्या होता है? अगर हम इस वर्ड के बारे में डिस्कस करें कि जीनोम जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? जीनोम आपका एक कंप्लीट सेट होता है डीएनए का। इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। और डीएनए में आपका क्या होता है? डीएनए इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक मटेरियल, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फाउंड करा जा सकता है। अगर हम पर्टिकुलरली इंसानों की बात करें तो इंसानों के अंदर जो जीनोम होता है उस जीनोम में, आप सभी को पता है, साइंस में बचपन में पढ़ चुके होंगे, इंसानों के जीनोम में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, राइट? तेईस पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जो कि लोकेटेड होते हैं एक सेल के न्यूक्लियस में। तो जीनोम में होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जीनोम के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड फॉर एन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म, किस चीज के लिए? टू डेवलप इटसेल्फ, और फंक्शन करने के लिए। ठीक है, अब जीनोम एनालिसिस जो होता है, ये तो हमने बात करी जीनोम की। जो जीनोम एनालिसिस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप एक तो जो अलग अलग जेनेटिक फीचर्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, सॉरी, जो जेनेटिक फीचर्स होते हैं, आप उनके बीच में एक कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हो। कैसे? उनको आइडेंटिफाई करके, उनको मेजर करके, और उनके अंदर कंपैरिजंस ड्रॉ करके। ठीक है, अब जीनोम एनालिसिस की
तीन फेमस टेक्निक्स हैं। तीन फेमस टेक्निक्स हैं, या फिर आप इसको तौर तरीके कह लो, वेज कह लो, किसके लिए? जीनोम एनालिसिस करने के लिए। अब वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन, एक होती है जिसको हम नाम से जानते हैं जीनोम सीक्वेंस या जीनोम सीक्वेंसिंग, सॉरी डीएनए सीक्वेंसिंग। और सारे डीएनए को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग ही बन जाएगा वैसे तो। दूसरी एक टेक्निक का नाम होता है जो काफ़ी प्रचलित होती है, वो होता है स्ट्रक्चरल वेरिएशन। और तीसरा होता है जीन एक्सप्रेशन। डिटेल में मैं इसके बारे में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस में ही बता पाऊंगा, क्योंकि इसको समझना एक एक लाइन के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप इतना समझ जाओ कि जीनोम सीक्वेंसेस के तीन फेमस टेक्निक्स या तौर तरीके होते हैं पूरी दुनिया में जो यूज़ करे जाते हैं। एक होता है डीएनए सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंसिंग आप उसको कह लो, दूसरा स्ट्रक्चरल वेरिएशन, और तीसरा जीन एक्सप्रेशन। इससे हम क्या करते हैं, जेनेटिक फीचर्स को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर ये काम हम इंसानों में करें, जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जानवर और इंसान के भी कंपेयर करे जाते हैं, जैसे इसी के बेसिस पर जीनोम एनालिसिस की स्टडी के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि हमारा जो डीएनए है, मैंने आपको 9th क्लास की तमिलनाडु की हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ाई थी कि हमारा जो डीएनए है वो गोरिल्ला के डीएनए के साथ मेल खाता है। कितना कितना सिमिलर है? 99%। आपको याद होगा ये एक बॉक्स में दे रखा था। इसलिए हम कहते हैं कि हम बंदर की पैदाइश हैं। इंसान जो है वो बंदर से ही बना है। गोरिल्ला से हमारा डीएनए जो है वो 99% जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, वो मेल खाता है। तो जब से जीनोम एनालिसिस यूज होना शुरू हुआ है, हिस्टोरियंस जो हैं उनके पास नए नए एविडेंसेस आने लगे हैं कि दुनिया में लोग पास्ट से लेकर अभी तक माइग्रेट कैसे करते हुए आए हैं, एक दूसरे के साथ घुले मिले कैसे हैं। अब मिंगलिंग का मतलब ये भी होता है कि घुलने मिलने का मतलब ये होता है कि आपने किसी और रीजन जाकर शादी कर ली, वहाँ पर आप बस गए, फैमिली रेस करी, सोसाइटी बनाई, कम्युनिटी बनाई, घर परिवार को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे करते करते वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आपका स्किन कलर बदला, आपके फिजिकल फीचर्स जो थे, जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, वो चेंज होने लग गए। ये चीज़ों की स्टडी जो होती है वो जीनोम एनालिसिस के थ्रू करी जाती है, ठीक है, ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा हिस्टोरियंस को एक सहारा और मिला है एक तरह की रिसर्च स्टडी से, और एंड दैट इज पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज। नाउ व्हाट इज दिस पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज? देखो, आप जानते ही हो कि जब भी आप हिस्ट्री में ये वर्ड पढ़ते हो पेलियो, है ना, तो उसका मतलब होता है काफ़ी ओल्ड। तो पेलियो एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी पास्ट जियोलॉजिकल एज या एरा की जब हम लोग बात करते हैं और उसके अंदर एनवायरनमेंट को या एनवायरमेंटल कंडीशंस को स्टडी करते हैं। और जियोलॉजिकल स्केल मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी काफ़ी लेक्चर्स में कि ये जोग्राफिकल स्केल होती है। छोटे से छोटा टेन्योर भी इसका हज़ारों सालों से लेकर लाखों सालों तक का हो सकता है, ठीक है। तो तब एनवायरमेंटल कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी प्रिवेल करती थी। अब इसको जाना कैसे जा सकता है? वॉट इज द वे टू नो अबाउट द क्लाइमेट जोग्राफी ऑफ सच अ लॉन्ग टाइम। इतने पुराने समय के क्लाइमेट को, जोग्राफी को कैसे जाना जा सकता है?
तो इसके लिए हम रिलाय करते हैं नेचुरल आर्काइव्स पर। नेचुरल आर्काइव्स जैसे समुद्र के अंदर सी फ्लोर पर मिलने वाले कुछ सेडिमेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं मरीन सेडिमेंट्स। इसके अलावा कुछ रॉक्स। लेकिन क्या इससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ पाएगी? सिर्फ इन चट्टानों और रेतों को स्टडी कर करके पास में क्लाइमेट कैसा था? मान लेते हैं कि डेफिनेटली इन दोनों जगहों पर कुछ फॉसल्स हो सकती हैं। उस जमाने के कुछ जीव जंतु जो मरे हों, लाइक बहुत बड़े बड़े साइज के डायनासोर्स वगैरह, उनके कंकाल हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा इससे अंदाज़ा लगाने के लिए कि वो किस प्रकार का खाना खाते थे, या उस ज़माने के अंदर फ्लोरा फोना सारे कैसे थे, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या प्रिवेल करती थी? तो क्या इससे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है? नहीं, बिकॉज पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ करना इज़ एक्सट्रीमली टफ चैलेंज फॉर साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस। हमारे पास क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं आ सकता, और ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं ना हमारे पास प्रॉपर, हमारे पास कंक्लूजन नहीं आ सकता, क्योंकि एविडेंस के तौर पर हमारे पास मरीन सेडिमेंट्स होते हैं और रॉक्स होते हैं। तो अब रॉक में और मरीन सेडिमेंट्स के थ्रू आप क्या करोगे? फॉसल्स के बारे में ही तो पता लगाओगे। तो फॉसल्स के बेसिस पर एक पर्टिकुलर ज़माने के बहुत पुराने साल के, हज़ारों लाखों साल पुराने क्लाइमेट को, फ्लोरा फोना को स्टडी करना, ये थोड़ा सा टफ टास्क है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है। तो पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज जो है, दे आर रिकंस्ट्रक्टिंग द चेंजिंग प्रोफाइल्स ऑफ द एनवायरमेंट। जब से स्टडी होना शुरू हुई हैं तो हमें पता लगने लगा कि अलग अलग ज़माने का अलग अलग एनवायरमेंट कैसा था, वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, और उसका इम्पैक्ट अगर आगे चलकर क्या हुआ इंसानी ज़िंदगी पर। जब हम लोग स्टडी करते हैं एंशंट फ्लोरा को, एंशंट फौना को, तो हमें ज़्यादा प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग मिलना शुरू होती है कि लोग जो थे वो कौन कौन से सब्सिस्टेंस प्रैक्टिसेस को अपनाते थे, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा होता था बॉडी के अंदर, उनका स्वास्थ्य कैसा होता था, और किस किस प्रकार की उनको बीमारियां लगती थी। जैसे आप कहोगे सर ये भी तो थोड़ा सा मुश्किल है पता लगाना। बहुत पुराने ज़माने का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये हेल्थ, डिसीज़ और न्यूट्रिशन लेवल वगैरह पता लगाना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं आपको ना इसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के जब चैप्टर पर लेकर जाऊंगा ना उपेंद्र सिंह के, तब आप ये पढ़ोगे कि मान लो ये हड़प्पा में हमें स्केलेटन मिला है, और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजॉरिटी ऑफ द स्केलेटन्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ऑन एन एवरेज वहाँ पर लोगों की हाइट जो है वो 4.5 फीट की देखने को मिल रही है, 4.5 फुट की देखने को मिल रही है। उसके बेसिस पर हम ये जान सकते हैं कि हड़प्पन्स की एवरेज हाइट क्या होती थी। आसपास जो हमें चार्ड ग्रेन्स, जिसको आप जानते हो बर्न्ड ग्रेन्स जो हैं, चार्ड कह लो या बर्न्ड कह लो, बर्न्ड ग्रेन्स जो मिले हैं, और कुछ एविडेंस उनके मटकों में, उनके घड़ों में, कॉपर वेसल्स में रखे हुए कुछ जो चीज़ों के हमें मिले हैं, खाने पीने की चीज़ों के, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये इनका था न्यूट्रिशन स्टेटस, या ये इनकी थी डाइट। इसके बेसिस पर इनकी हेल्थ इनका इतना साथ देती थी कि ऑन एन एवरेज हड़प्पन्स 4.5 फीट के होते थे। ये बस मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल के नंबर बता रहा हूँ, प्रिसाइज तरीके से मैं आपको हड़प्पा के चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा ये वाली चीज़। और ये उनको ऐसी बीमारियां लगती थी। और कार्बन डेटिंग मेथड से ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऑन एन एवरेज इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहती थी, कि कितना जीता था उस जमाने का एक एवरेज इंसान, एवरेज लाइफ स्पैन उसका कितना था एक नॉर्मल इंसान का, हाइट कितनी थी। ऐसे करके ये पता लगाया जा सकता है थ्रू वेरियस स्टडीज़। ठीक है, पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ ने इस दिशा में काफ़ी अहम योगदान निभाया है। इसके अलावा
अगर हम एनिमल हिस्ट्रीज को भी स्टडी करें, वैसे ये वाला डोमेन जो होता है एनिमल हिस्ट्रीज को स्टडी करने का, ये काफ़ी ज़्यादा जूलॉजी में भी होता है, और प्लांट हिस्ट्रीज को कवर करने का जो डोमेन होता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं, वो जो डोमेन होता है उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं वैसे। लेकिन अगर हम चाहे जूलॉजी पढ़े एनिमल की स्टडीज़ को या बॉटनी पढ़े प्लांट की स्टडीज़ को, हमेशा शुरुआत तो उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही होगी। तो खैर अगर यहाँ पर हम बात करें, एनिमल हिस्ट्रीज जो है दे आर ऑल्सो एडिंग अ न्यू इंपॉर्टेंट डायमेंशन कि हम ह्यूमन पास्ट को कैसे समझ सकते हैं, क्यों इंसान उस टाइम पर क्या क्या खाते थे, क्या क्या चीज़ें हंट करते थे। तो आज के समय में अगर ओमेगा 3 मछलियों में पाया जाता है, तो हड़प्पन्स अगर मछलियाँ खाते होंगे तो उनके अंदर भी ओमेगा 3 होगा, प्रोटीन वो जो है कंज्यूम करते होंगे और उनको उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती होगी हंटिंग के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसे करके हम पूरे का पूरा एक हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और जितने एविडेंस हमें मिलते जाते हैं ये प्रक्रिया बार बार चलती चली जाती है, पुरानी चीज़ें डिलीट होकर नए ओपिनियन नए पर्सपेक्टिव बनते चले जाते हैं हिस्टोरियंस के। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? बताओ। ठीक है, अगर हम एंशियंट टेक्स्ट और एंशियंट इंस्क्रिप्शंस को अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो हमें ये पता लगेगा कि दे हैव बिकम मोर नुआंस्ड। और नुआंस वर्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है फाइन तरीके से डिस्टिंक्शन करना, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से। जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करके देखते हो तब हम उसको कहते हैं मोर फाइननेस, मोर डिस्टिंक्टिवनेस, मोर नुआंस्ड। ठीक है, तो एंशियंट टेक्स्ट और एंशियंट इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर उनके बीच में बिल्कुल थिन पैरामीटर्स, थिन कंपैरिजन की लाइन ड्रॉ करके हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर नए नए डिस्कोर्सेज जो है वो डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशंस के उनके पास टॉपिक्स हैं, जिसको अलग अलग हिस्टोरियन समझता है एक पर्टिकुलर ज़माने के अंदर, उस ज़माने के अंदर जो एक पर्टिकुलर थीम्स चल रही होती है, जिसको मैंने आपको बताया था जॉनरा कहते हैं हम इसको। ऑथोरियल पर्सपेक्टिव यानी कि जो ऑथर जो लिख रहा है उसका खुद का पर्सपेक्टिव क्या है, और ऑडियंस उन बातों को, हिस्टोरियंस की बातों को कितना सच या कितना गलत मान रही है। जैसे मुझे एक बात बताओ, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब खत्म होता है उसको प्रूव करने के पीछे बड़े सारे हिस्टोरियंस की अलग अलग थ्योरीज हैं। क्या आप सारी थ्योरी पे यकीन करते हो? क्या दो थ्योरीज तो कितनी अलग हैं, जैसे ज़मीन और आसमान। एक थ्योरी कहती है फ्लड आ गया था, एक थ्योरी कहती है ड्रॉट आ गया था। क्या दोनों थ्योरीज को ईशा साथ में सही मान सकते हैं हम लोग? क्या मयूर? नहीं ना। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अक्सर किताबों में सही बताया जा सकता है, बताया जाता है, लेकिन हर हिस्टोरियन के से एग्री करता है क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी को? हमें तो रथ या फिर ऐसा कुछ तो मिला नहीं है, लेकिन डेड लेन जो वैली थी उसके अंदर कुछ कंकाल जरूर मिलेंगे जिस पे निशान लगे हुए हैं, बच्चों के सर पर, कुल्हाड़ी के या फिर औरतों के सर पर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपस में ये भिड़ गए हो, जरूरी है किसी किसी ने बाहर से ही आके मारा हो? तो पूरी थ्योरी जो है हिस्ट्री के डोमेन में, कोई सी भी पास की जो थ्योरी हो, 100% वो करेक्ट नहीं हो सकती, 100% वो सही नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर होंगी। तो इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट जो विजुअल सोर्सेज होते हैं, जैसे कोई हमें टेक्स्ट मिल गया, कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया, ठीक है, हार्ड सरफेस पे लिखी हुई कोई चीज़ मिल गई, इनकी इंपॉर्टेंस राइटर आपको ये कह रहा है कि आर्ट हिस्ट्री के बियॉन्ड है। ये सिर्फ एक आर्ट हिस्ट्री नहीं है, ये एक आर्ट का नमूना नहीं है। हमें जब भी ये नए नए पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं तो हिस्टोरियंस के हिस्ट्री को लेकर, एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर, उस टाइम के अंदर एक जॉनरा को लेकर नए नए आइडियाज और नए नए इमोशंस भी जागरूक होते हैं हिस्टोरियंस के। अब आप कहोगे नए नए आइडियाज और इमोशंस कैसे? हड़प्पन सोसाइटी के अंदर हमें कोई भी ऐसा वेपन खतरनाक देखने को मिलता है क्या? बताओ। कोई नहीं ना। तो उसके बेसिस पर 6th क्लास की तमिलनाडु का कहती है कि हड़प्पन सोसाइटी कैसी सोसाइटी थी? एग्रेसिव सोसाइटी कि पीसफुल सोसाइटी? पीसफुल सोसाइटी थी। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप वेपन्स नहीं मिले उसके बेसिस पर आप ये एजम्पशन लगा रहे हो कि वो पीसफुल सोसाइटी थी, तो आप भी एक पर्टिकुलर एरा को लेकर आइडियाज और इमोशंस के बेसिस पर बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बताओ। और अगर जब हमें कुछ भी नहीं मिल रखा तो हम कह सकते हैं ना कि अगर
हम लोग किसी और सिविलाइजेशन में उस जमाने में होते और समुद्र के रास्ते से कहीं से भी होते हुए अगर हड़प्पा पहुंच गए होते, तो हड़प्पन्स हमें इनवाइट करते या फिर हमें मार डालते, देखते ही बताओ। अगर वो पीसफुल सोसाइटी थी, जैसे कुछ भी नहीं मिल रखा है, हड़प्पन्स हमें इनवाइट करते कि देखते ही मार डालते? इनवाइट करते ना। अगेन, ऐसी स्टडीज में हमारे इमोशंस और हमारे आइडियाज जो होते हैं वो रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर हम पास में जाके उन लोगों के इमोशंस और उन लोगों के आइडियाज को पता लगा सकते हैं। और यहां पर देखो, मतलब इसको स्टडी करने वाले शक कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में तो हम हर चीज एविडेंस के बेसिस पर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पर तो बात कर सकते हैं। तो जब हमें कुछ मिला ही नहीं है ऐसा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जांपल की बात करें, ऐसा कुछ खतरनाक अस्त्र और शस्त्र मिले ही नहीं है, तो हम तो उसको पीसफुल ही मानेंगे और हम ये एज्यूम कर लेंगे वो लोग बड़े पीसफुल और अच्छे लोग होते होंगे। अगर हम वहां पर जाते भी है मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, वो तो बहुत आदर सत्कार करते हैं हमारा। तो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड इमोशंस, ये एक नए एरियाज बनते जा रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री की स्टडी में। बड़े सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना है कि देयर इज अ अर्जेंट नीड टू ब्रेक थ्रू द बाउंड्रीज एंड कुकून्स, मतलब ये शेल और एक चार दीवारी से हमें बाहर आना पड़ेगा। जैसे कन्वेंशनल तरीके से हम एक पर्टिकुलर एरा के अंदर पीरियडाइजेशन करते हैं, और हमें हिस्ट्रीज को ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए, विच शुड कट अक्रॉस द सेंचुरीज, यानी कि एक जमाने का इम्पैक्ट आगे वाली आने वाली सेंचुरीज तक कैसे कैसे रहा है, या फिर आज जैसे हम जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, पास्ट में ऐसी सैकड़ों सेंचुरीज का जो इम्पैक्ट है वो आज हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही बैठेगा इसका हर चीज में। साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो आज हम मेंटेन करते हैं, इसका रूट कहां पर है? आईवीसी में, है ना। ज्वेलरीज पहनना, औरतों का सिंदूर लगाना, लिपस्टिक लगाना, इसका रूट कहां पर है? आईवीसी में। व्यापार करना, आज के समय में इंटरनेशनल व्यापार होता है ना कंट्रीज का, इसका रूट कहां पर है? आईवीसी में। समुद्र के रास्ते से व्यापार होना आज भी होता है, इसका रूट कहां पर है? आईवीसी में। ये चीजें हैं कि जैसे हमें मतलब पता, जिससे हमें पता लगता है कि आज जो हम जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जो हम बिता रहे हैं, जो हमारे रिचुअल, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपराएं, उसका जो रूट है वो पास में जाकर है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकल ट्रेंड एक चेंज होता हुआ आता है जब कुछ कंसेप्ट्स डेवलप होते हैं, एंशिएंट पास्ट में देखने को मिलते हैं, लाइक अनटचेबिलिटी, स्लेवरी, वर्ण और जाति का कंसेप्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।